हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो अभी हमारा करेंटली चैप्टर चल रहा है दैट इज़ दी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और उसकी फर्स्ट लेक्चर जो है हमारी ऑलरेडी हो रखी है। आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आज जो है लेक्चर सेकंड है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जो भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, उसको हम रिकैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ ब्लड जो है उसको हिमेटोलॉजी कहते हैं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर मेन जो हमारा सिस्टम मतलब जो भी ऑर्गन्स वगैरह इंक्लूड होता है उसमें आता है हार्ट, दैट इज़ दी पंपिंग ऑर्गन। दूसरा हमारा होता है ब्लड और लिफ जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा। तीसरा ब्लड वेसल और लिफ वेसल होगा। उसके बाद ब्लड की कंपोजिशन के ऊपर हमने बात की थी, दैट इज दी प्लाज्मा जो होती है वो 55% होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। इस फॉर्म एलिमेंट के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। फिर मैंने ब्लड के ऊपर बातें करी थी कि ये रेड कलर के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है और रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन। कि वॉल्यूम जो होता है हेल्दी एडल्ट पर्सन में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लीटर होता है। ब्लड की जो पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी कि 7.4 होता है। फिर हमने प्लाज्मा के ऊपर बात करी थी कि प्लाज्मा जो होता है ये एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जो कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द ब्लड को। इसके बाद जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले वाटर जो है 90 से 92% होगा। इसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन वगैरह होता है 6 to 8%, और इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये 1 to 2% होगा। इसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है इसके अंदर आती है हमारी दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एमिनो एसिड। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्टेज जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और एंटीबॉडीज, ये सारे ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर आता है। फिर 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हमने पढ़ा था कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन होता है। जिसमें एल्ब्यूमिन जो होता है ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे ब्लड में। उसके बाद ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें 3 तरह की ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। इसके बाद फिब्रिनोजेन की बात करें तो ये क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद जो है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, दैट इज सीरम। नेक्स्ट हमने बात किया था दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें कि आरबीसी के ऊपर पूरा की पूरी बातें हो चुकी थी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल। रेड होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, मैंने आपको बता ही दिया है। हीमोग्लोबिन, नंबर ऑफ आरबीसी एक हेल्दी एडल्ट में 4 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होता है। मेल्स में लगभग 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, और फीमेल में 4 से 4.5। डिफरेंस होता है क्योंकि ब्लड लॉस होता है इन द केस ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा एंड्रोजन जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो जिसका सिक्रीशन होता है दैट इज स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। तो उसमें मेल्स की जो आरबीसी काउंट है वो भी बढ़ती है, तो इससे ये डिफरेंस आता है। मैच्योर आरबीसी हमारी इन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस एब्सेंट होने का रीज़न है कि ये ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन के लिए, और मतलब ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन होती है जब ट्रांसपोर्ट होती है तो उस दौरान ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन भी कम होती है, तो ये भी बेनिफिट है। और एक्सेप्शन में मैंने आपको न्यूक्लिएटेड बारे में बताया था कि आरबीसी जो होती है कैमल की वो न्यूक्लिएटेड होती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की जो है स्ट्रक्चर हीम 4% पोरफायरिन रिंग की बनेगी, ग्लोबिन 96% ग्लोबिन जो है उसमें से 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है। 2 अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड और 2 बीटा चेन जो होता है इसमें 146 अमीनो एसिड्स होता है। उसके बाद लाइफ स्पैन जो है आरबीसी की वो 120 दिन की होती है। और आरबीसी की फॉर्मेशन सबसे पहले फीटस की अगर हम बात कर ले तो फीटस में यॉर्क सैक में होती है, फिर लीवर, स्प्लीन, उसके बाद रेड बोन मैरो, और एडल्ट में जो एपिफाइसिस होती है लॉन्ग बोन्स की यानी कि रेड बोन मैरो वहीं पे होती है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड होती है आरबीसी की, यहीं पे जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है आफ्टर 120 डेज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की उसको हम डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। जो डोनेंस मेम्ब्रेन होता है इसका मेन काम होता है ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, और एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये सारी बातें हमारी अभी तक की यहाँ तक की सारी बातें हमारी हो चुकी थी लास्ट क्लास में, तो आप इसको जाकर के डिटेल में अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन, दैट इज डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल से, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट यानी कि कलरलेस, और साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है काउंट वो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में होता है, मतलब 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसका था दैट इज 4.5 से 5 अप्रॉक्सीमेटली में पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है वो थोड़ा कम होता है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है अब इसमें 2 तरह की हो सकती है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि उसकी जो अंदर की स्पेस होती है उसमें ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे कण जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा तो ग्रेन्युलोसाइट हो जाएगा। और ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ए लगा हुआ है इसका मतलब है ग्रेन्यूल्स यहाँ पे मतलब एब्सेंट होता है, ये पूरा का पूरा खाली स्पेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे, मतलब खाली स्पेस का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस नहीं होता है, होता है, लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। तो ग्रेनुलोसाइट की बात कर ले तो ग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें 3 तरह की आती है, दैट इज द न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इस्नोफिल। इससे बहुत बारी ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट, और इसमें ये वाला पार्ट जिसमें ग्रेनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट वाला जो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है उसमें आता है दैट इज द मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब इसकी न्यूक्लियस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो न्यूट्रोफिल की जो न्यूक्लियस होती है ये मल्टी लोब होता है, एक से ज़्यादा लोब आपको दिख रहा होगा इसके यहाँ पे, न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है आपको मतलब मल्टी लोब्ड यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसके बाद बेसोफिल की बात कर ले तो यहाँ पे 3 लोब आपको दिख रहा है, तो इसको हम ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं या फिर एस शेप्ड की, क्योंकि ये ट्राइलोब है तो ये एस बना हुआ है, तो इसलिए एस शेप्ड की इसकी न्यूक्लियस होती है। इस्नोफिल की बात कर ले तो इस्नोफिल जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, 2 लोब इसमें प्रेजेंट होता है हेडफोन की तरह। इसके बाद मोनोसाइट्स की बात कर ले तो मोनोसाइट जो होता है इसकी हो जाती है किडनी या फिर हॉर्स शू शेप की, मतलब हॉर्स की शू जो होती है वो ऐसी होती है, और या फिर किडनी जो बीन शेप्ड की होती है किडनी, इस तरह की शेप होती है मोनोसाइट्स की। उसके बाद लिम्फोसाइट की बात कर ले तो इसमें राउंड न्यूक्लियस होती है इसके बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रोफिल की हम परसेंटेज के ऊपर बात करें कि ये कितना कितना प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूट्रोफिल नहीं, मतलब डब्ल्यूबीसी की बात कर ले तो इसमें ये जितने भी टाइप्स की मैंने आपको डब्ल्यूबीसी बताया है इसकी परसेंटेज क्या होती है हमारे अंदर ब्लड में, तो वो होता है न्यूट्रोफिल का सबसे हाईएस्ट ये कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज 60 to 65% ये होगा। बेजोफिल जो होता है ये सबसे कम होता है, दैट इज 0.5 से 1% होता है, परसेंटेज याद रखना है। इस्नोफिल की बात कर ले तो ये 2 से 3% होता है। इसके बाद मोनोसाइट जो होता है वो 6 से 8% होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% होता है। तो ये परसेंटेज हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर ले कि इसका काम क्या क्या है, तो जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है सबसे पहला उसका काम है कि ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जो भी सेल्स वगैरह होते हैं डेड वगैरह उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। फैगो का मतलब होता है खा जाना, तो पकड़ के ये खा जाता है, साइटोसिस कर लेता है, मतलब सेल की ईटिंग। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, यानी कि सेल को खा जाता है, तो फैगोसाइटोसिस करता है, इसका मेन काम है न्यूट्रोफिल का। या जो भी फॉरेन बॉडी है उसको भी क्या कर देता है, मार देता है, खा जाता है, तो फैगोसाइटोसिस का मेनली मतलब ये होता है। इसके बाद जो बेसोफिल होता है ये इन्वॉल्व होता है हमारे इन्फ्लामेशन में। इस्नोफिल जो होता है ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होता है। मोनोसाइट जो होता है इसका काम भी है फैगोसाइटोसिस, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि दो ऐसा सेल जिसका मतलब सेम तरह का फंक्शंस होता है, तो वो होता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, जिसका दोनों का काम जो होता है वो फैगोसाइटोसिस ही होता है। इसका लिम्फोसाइट की हम बात कर ले तो लिम्फोसाइट जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन के ऊपर बात कर ले तो ये 1 से 10 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। वहाँ पे आरबीसी मैंने आपको बताया था 120 दिन का होता है। तो डब्ल्यूबीसी हो गई। अब हम प्लेटलेट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो प्लेटलेट होता है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट बनाने वाले सेल्स। ठीक है, तो प्लेटलेट जो होता है ये क्लॉट बनाएगा, इसलिए क्लॉट बनाने वाले सेल इसका नाम है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट काउंट होता है एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन में वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, ये इसके बीच में रेंज रहती है इसकी। लाइफ स्पैन इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन होती है सबसे कम। उसके बाद ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया वो कंडीशन होता है जहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, मतलब मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे 1.5 लाख से यहाँ पे प्लेटलेट नहीं, इसकी बात कर ले, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और प्लेटलेट जो होते हैं कि क्या होता है, बेसिकली ये फ्रैगमेंट्स होता है मेगा कैरियोसाइट्स, मतलब एक बड़े न्यूक्लियस वाले सेल जो होती है उसकी मतलब फ्रैगमेंट जो होती है उस वही बनता है हमारा प्लेटलेट बन जाता है। इसके बाद इसकी हम प्लेटलेट की फंक्शन के ऊपर बात कर ले तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हेल्प करता है इन द ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन में, और डिक्रीज इन द काउंट ऑफ प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो इसको कहते हैं दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसी वर्ड के बाद जो लगा हुआ है, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब होता है यानी कि डिक्रीजमेंट, किसी चीज़ में डिक्रीजमेंट, तो यहाँ पे डिक्रीज इन द काउंट ऑफ प्लेटलेट दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डेंगू के केस में क्या होता है, डेंगू में जो है प्लेटलेट की काउंट जो होती है वही डिक्रीज हो जाती है, तो डेंगू में ये हमें याद रखना है।
इसके बाद डायपिडेसिस एक कंडीशन होती है। डायपिडेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, तो जहाँ पे इन्फेक्शन होती है वहाँ से क्या होता है कि मूवमेंट होता है डब्ल्यूबीसी का फ्रॉम द ब्लड वेसल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन का साइट होता है वहाँ से अगर डब्ल्यूबीसी जो है वो बाहर आने लगे ब्लड वेसल से, तो वो कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं डायपिडेसिस। तो इसको भी हम याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्लड ग्रुप्स। जो ब्लड ग्रुप होता है मेनली दो तरह का होगा, दैट इज़ एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है किसी भी इंडिविजुअल का हम कैसे पहचानते हैं, इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी से डिसाइड होता है उस पर्सन का ब्लड ग्रुप। और जो एंटीजन होता है वो केमिकल होता है जो स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ये एक तरह का एंटीजन होता है। एंटीबॉडी की बात कर ले तो एंटीबॉडी जो होता है ये वो प्रोटीन्स होता है विच इज़ फॉर्म बाय द इम्यून सिस्टम टू काउंटर एंटीजन या फिर फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्या करता है हमारा बॉडी, क्या होता है, एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी वो तरह का प्रोटीन्स होता है जो कि फाइट करता है हमारे जो भी एंटीजन्स आ रहा है, हमारा फॉरेन बॉडी आ रहा है, उससे ये फाइट करता है। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लाज्मा में। हमारी जो प्लाज्मा होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी बाहर समय, और जो हमारी उसकी सरफेस है दैट इज़ आरबीसी की, उस पर प्रेजेंट होता है हमारा एंटीजन। अब हम जो है इसमें टोटल 4 तरह की हमारी ब्लड ग्रुपिंग दे रखी है, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब तो सबसे पहले हम एंटीजन की बात कर लेते हैं। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, एट आरबीसी की सरफेस पे। इसके बाद ब्लड ग्रुप है, उसके बाद है एंटीबॉडी, उसके बाद है कि दैट इज़ रिसीव ब्लड फ्रॉम, कहाँ से ये ब्लड रिसीव करेगा उसकी बातें हैं। तो आरबीसी की सरफेस जो होती है वहाँ पे अगर सरफेस पे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए बी है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। पहला में ए है सरफेस पे, दूसरा में बी है, तीसरा में ए बी है, और चौथा में कुछ भी नहीं है, तो उसकी ब्लड ग्रुप क्या क्या हो जाएगी। तो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है जो एंटीजन प्रेजेंट होता है सरफेस पे। तो ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी है तो बी होगा, ए बी है तो ए बी है, और कुछ नहीं है तो मतलब ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है, ठीक है, पर्सन का। एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी कहाँ होगा, प्लाज्मा में होता है, और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटी बी बनता है। मतलब ए के लिए एंटी बी एंटीबॉडी बनेगा, बी के लिए एंटी ए बी के लिए कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है, मतलब उसको किल करने वाला उस एंटीजन को। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके लिए एंटी ए और एंटी बी दोनों तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि ये किस किस से ब्लड लेगा, तो अगर ये ए है तो मतलब ये किस किस से ले सकता है। एक तो ये खुद से ले सकता है और दूसरा ओ से ले सकता है। ओ से इसलिए ले सकता है क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडी है, मतलब इसमें इसके ऊपर जो है कोई भी तरह का एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अगर कोई भी तरह का एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो ये किसी से, मतलब किसी को भी ये ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड ले सकता है, एक तो यूनिवर्सल डोनर होता है दैट इज़ ओ, तो ये ए दे ही सकता है इसको, ए को, और ओ दे सकता है। एक तो खुद सेल्फ होगा और दूसरा ओ होगा। दूसरा जो बी ब्लड ग्रुप होता है वो बी वाला तो देगा ही, और ओ वाला तो यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ही एब्सेंट है, तो ये दे सकता है। उसके बाद ए बी वाला की बात कर ले तो यहाँ पे ए बी और ओ, मतलब ए बी तो देगा ही, उसके बाद ए बी भी देगा और उसको ओ भी देगा। तो ये इस चारों से जो है ब्लड रिसीव करता है। और ओ की बात कर ले तो ये सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड रिसीव करेगा। इसके बाद अगर हम बात कर ले दूसरी ब्लड ग्रुपिंग दैट इज आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन क्या होता है मेनली, जैसे कि अगर आरएच, अगर हमारी जो सरफेस है, अगर आरबीसी की सरफेस पे मान लो कोई सा भी ब्लड ग्रुप है, ए मान लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप है, उसके साथ अगर आरएच या जिसको हम डी एंटीजन भी कहते हैं वो अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो आरएच एंटीजन मतलब है, आरएच प्रेजेंट है। और अगर एब्सेंट है तो उसका मतलब है आरएच एब्सेंट है, तो मतलब आरएच एंटीजन एब्सेंट है। तो अगर ए भी प्रेजेंट है, ए तो प्रेजेंट है, उसके साथ अगर आरएच प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब आरएच का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव को दिखाना। तो मतलब आरएच अगर है तो उसका मतलब है ए पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे ए और बी है लेकिन इसके साथ जो है यहाँ पे आरएच नहीं है, आरएच एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आरएच एब्सेंट है, तो यहाँ पे एब्सेंट को दिखाया गया है। ए बी तो होगा लेकिन एब्सेंट है आरएच, तो इसलिए ए बी नेगेटिव हो जाता है ब्लड ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे आरएच है सिर्फ, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो ऐसे तो कुछ नहीं है तो ओ होगा। लेकिन अगर आरएच प्रेजेंट है तो इसके वजह से ये ओ पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये आरएच पॉजिटिव नेगेटिव को दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ नहीं है, और कुछ नहीं के साथ साथ यहाँ पे क्या है, आरएच भी नहीं है, तो यहाँ पे ओ तो होगा, कुछ नहीं है इसकी वजह से, और नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आरएच भी एब्सेंट है। इसके बाद यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात कर ले तो यूनिवर्सल डोनर वो होता है जो सबको दे सकता है। अगर इसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई आरबीसी मतलब कोई एंटीजन ही नहीं है, मतलब यूनिवर्सल डोनर किसी को दे वो सकता है जिसकी सरफेस पे कोई सा भी एंटीजन नहीं है, उसको मारने वाला कोई नहीं है,
तो बेसिकली नो एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, दैट इज नो एंटीबॉडी कैन डिस्ट्रॉय देम, कोई सा भी एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो ये कौन से तरह का होगा, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर RH होगा तो वो तो किल कर देगा। इसके बाद यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात कर ले तो यहाँ पे सारे तरह के एंटीजेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये हो जाएगा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, और O नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स में, दैट इज AB पॉजिटिव कैन टेक ब्लड फ्रॉम द AB नेगेटिव, मतलब AB पॉजिटिव वाला, AB पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे AB तो है ही सरफेस पे और RH भी प्रेजेंट है, RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये तो ब्लड ले सकता है फ्रॉम द AB नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन AB नेगेटिव वाला जो है कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम द AB पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा RH एंटीजन भी प्रेजेंट है जो कि इसके पास एब्सेंट है, तो ये इससे नहीं ले सकता है, बाकी ये जो है इससे ले सकता है, मतलब AB नेगेटिव वाला ले सकता है। तो ये थी हमारी कुछ ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर बातें। तो यहाँ तक आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसके दौरान मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। आगे की जो क्लास होगी उसमें भी हम ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर बात करेंगे। RH जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है एक टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन, और जो हमारा दैट इज़ दी सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज़ सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज टाइप, ओपन टाइप, उन सबको भी आगे वाली क्लास जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये दूसरा लेक्चर था हमारा, इसको भी आप अटेंड कर लीजिए। और हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको सारे के सारे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।